नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फागी। हम आज कॉमन सभा की समिति व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने कॉमन सभा के स्पीकर की बात की, उससे पहले हमने ब्रिटिश संसद की बात की थी। संसद जो कानून बनाती है, और कानून बनाने में जो समिति व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। समिति व्यवस्था की जो उपयोगिता है वो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि विश्व की जो जितनी भी व्यवस्थापिकाएँ हैं उनके सामने एक समस्या यह है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छी विधि का किस प्रकार निर्माण किया जा सके। संसद की इस दुविधा को दूर करने के लिए इंग्लैंड में समिति प्रणाली का विकास हुआ। आधुनिक जो व्यवस्थापिकाएँ हैं उनमें समितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं तो कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो विधि निर्माण का कार्य करती है। तो हम आज इसी विधि निर्माण के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं। आगे हम फिर कानून कैसे बनते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो समिति व्यवस्था की उपयोगिता में कुछ जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है या लाभ है वो यह है कि छोटे निकाय विचार विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ये मान्यता है कि जो छोटी संस्थाएं होती, छोटे समूह होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्य करते हैं। तो इंग्लैंड की कॉमन सभा एक विधायी संस्था है। इसमें 650 सदस्य हैं। सदन का आकार बड़ा होने से इसमें जो भी विधेयक आते हैं उनमें शांतिपूर्वक विचार करने का वातावरण नहीं हो पाता है। इसलिए ये तर्क सम्मत वाद विवाद हो, इसलिए समितियों का सहारा लिया जाता है। समितियां आकार में छोटी होती हैं, उनमें सदन की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से विधेयकों पर पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे जाते हैं, विचार किए जाते हैं। इसलिए समितियों की उपयोगिता है। दूसरा है, सदन में निष्पक्ष वाद विवाद संभव नहीं हो पाता है। कारण कि कॉमन सभा दलबंदी के आधार पर गुटों में बटी हुई होती है। इसलिए सदन में विधेयकों पर निष्पक्ष वाद विवाद संभव नहीं हो पाता। दलीय नेता अपनी जो लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अतार्किक लंबे चौड़े भाषण देते हैं। सदस्यों का ध्यान मुख्यतः जनता यानी कि मतदाताओं पर रहता है, जिनसे वे अगले चुनाव में वोट प्राप्त कर सकें। समितियां दलबंदी से कम प्रभावित रहती हैं, इसलिए इनमें निष्पक्ष तथा उच्च स्तर की वाद विवाद हो पाना संभव होता है। तीसरी उपयोगिता समितियों की कि सदन में प्रक्रिया नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है, कि सदन में विधेयकों पर उतने विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता जितना समितियों में किया जाता। इसका कारण यह है कि सदन में जो नियम प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सदन में हर काम निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा करना होता है। अध्यक्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर देना संभव नहीं होता है। अध्यक्ष सामान्य समापन के द्वारा किसी भी सदस्य को भाषण को समाप्त कर सकता है, लेकिन समितियों में ये सब बाधाएं नहीं रहती हैं। इसलिए उनमें उनके जो समितियों के सदस्य विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। चौथा जो इसका उपयोगिता या लाभ है वो यह है कानूनों की पेचीदगियाँ, कि आज के समय में कानून बहुत ही जटिल हो गए हैं। केवल विशेषज्ञ ही उन कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। संसद में क्योंकि साधारण सदस्यों कानून की इन जटिलताओं तथा बारीकियों को समझने में असमर्थ रहते हैं। इस कारण आज के समय में सभी देशों में विधानसभाओं में समिति प्रणाली अपनाई जाती है। समितियों में कुछ ऐसे सदस्य ले लिए जाते हैं जो संबंधित विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर वे अधिक अच्छे कानून बना सकते हैं। और अंतिम इसका लाभ है सदन के समय की बचत, कि वर्तमान जो समय है प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में कानून बनाए जाते हैं। संसद कानून निर्माण के अत्यधिक बोझ से एक तरह से दब जाती है।
इसलिए सभी विधेयकों पर विस्तार पूर्वक विचार करना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए संसद यह कार्य समितियों को सौंप देती है। तो वर्तमान स्थिति में समय जो जो वर्तमान समय है, इसमें समितियों में ही कानून का वास्तविक निर्माण होता है, इसलिए इन्हें लघु विधानसभाएं कहा जाता है। समिति प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है, अन्य संस्थाओं अन्य जो हैं कार्य हैं उनसे हटकर लोक सदन के कार्य के भार को कम करना है। समितियां व्यवस्था द्वारा सदन का समय बचता है और उससे विशेषज्ञों का परामर्श भी प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है समिति प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो इंग्लैंड में समिति प्रणाली का प्रारंभ रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ और ये पूर्ण रूप से समितियां 1882 से कार्य करने लग गई थी। इंग्लैंड में समिति प्रणाली के प्रारंभ के में इसके जो कारण में कुछ बताया जाता है, तो ये कहा जाता है कि लोक सदन जैसी बहुसंख्यक सभा से आशा नहीं की जा सकती कि प्रस्तुत समस्या पर वह गंभीरता से विचार करे। जो भी उसके सम्मुख समस्या आएगी उसके सम्मुख वो गंभीरता से विचार करे, ये आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के साथ साथ व्यवस्थापन का कार्य भी बढ़ गया है कि लोक कल्याणकारी कार्य होगा राज्य का स्टेटस, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे कार्य करने होंगे, तो कार्य करेंगे तो कार्य बढ़ेंगे भी ज़्यादा। एक समय था जब लोक सदन का अध्यक्ष राजा का पक्षपाती था। यह सदन की बातों के विषय में राजा को पहले से बता देता था, इसलिए सदस्य यह चाहते थे कि वे अपनी समस्याओं पर उससे बचकर विचार कर सके। इस प्रकार राजनीति और व्यवहारिक कारणों से समिति प्रणाली का इंग्लैंड के अंदर विकास हुआ। अब बात आती है समस्त सदन जो समितियों के प्रकार क्या हैं। तो समितियों के प्रकार हम यहाँ 5 प्रकार हैं समितियों के, कि ब्रिटिश कॉमन सभा में 5 प्रकार की समितियाँ बताई गई हैं। एक तो है समस्त सदन की समिति, कमिटी ऑफ द होल हाउस। दूसरी है स्थायी समितियाँ, स्टैंडिंग कमेटी। तीसरी है प्रवर समितियाँ, सेलेक्ट कमेटी। चौथी है सत्रीय प्रवर समितियाँ, सेशनल सेलेक्ट कमेटी। निजी विधेयक समितियाँ, प्राइवेट बिल कमेटी। ये 5 हैं, लेकिन हम एक संयुक्त समिति भी है, जॉइंट कमेटी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि समस्त सदन की समिति क्या करती है। कॉमन सभा की इस समिति में सदन के सभी सदस्य होते हैं, परंतु इसमें और कॉमन सभा में 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। कॉमन सभा की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करता है, उसका रजत दंड उसकी मेज पर रखा जाता है, परंतु जब कॉमन सभा समिति के रूप में बैठती है तो स्पीकर उसकी अध्यक्षता नहीं करता है, रजत दंड भी उसकी मेज के नीचे रख दिया जाता है। और ये स्पीकर की अध्यक्षता में नहीं होता। इस स्पीकर के स्थान पर समिति का एक अध्यक्ष होता है, जिसे चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स कहा जाता है। दूसरा जो अंतर है, जब समस्त सदन समिति के रूप में बैठता है तो उसके नियम कॉमन सभा के नियमों की अपेक्षा ज़्यादा लिबरल होते हैं। कोई भी सदस्य एक से अधिक बार एक ही प्रश्न या विषय पर बोल सकता है। प्रस्तावों के अनुमोदन की आवश्यकता सारे सदन की सहमति में नहीं पड़ती है। इसमें समिति में किसी प्रश्न पर बहस बंद करने के लिए समापन प्रस्ताव लागू नहीं किया जाता, जैसा कि लोक सदन में किया जाता है। जिस विषय पर बहस बंद हो चुकी है उस पर दोबारा से भी बहस शुरू हो सकती है। तो ये इसमें समस्त सदन की समिति में और लोक सदन में ये डिफरेंस है। सदस्य दोनों में सेम होते हैं। इस समिति के सामने केवल 1907 के नियम के अनुसार 3 प्रकार के विधेयक रखे जाते हैं। धन विधेयक, अस्थायी आदेशों की पुष्टि करने वाले विधेयक और वे विधेयक जिन्हें कॉमन सभा अपने विशेष निर्णय द्वारा समस्त सदन की समिति के पास भेजती है। सन 1945 में इस नियम में संशोधन किया गया और अब विधेयक ये आय और व्यय का विधेयक रखा जाता है। अस्थायी आदेशों की पुष्टि करने वाले विधेयक रखे जाते हैं और जिन विधेयकों को अत्यधिक शीघ्र पारित करने की आवश्यकता है वो विधेयक इसमें रखे जाते हैं। एक धारा वाले छोटे विधेयक इसमें रखे जाते हैं। उच्च कोटि के वैधानिक महत्व वाले विधेयक भी समस्त सदन की समिति के समक्ष रखे जाते हैं। तो इसकी बैठक
में अनुशासन व कार्यविधि के कठोरता का से पालन नहीं किया जाता है। विधेयकों के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से स्वतंत्रतापूर्वक विचार किया जाता है, लेकिन व्यवहार में समिति पर भी बहुमत दल की छाप रहती है। राजनीतिक वातावरण सदन में भी अलग नहीं रहता है। मतदान पर जब होता है तो दलीय आदेशों का नियंत्रण होता है, तो दल से प्रभावित ये समिति भी रहती है। दूसरी समिति हमने बताई थी स्थायी समितियाँ। कॉमन सभा में 5 स्थायी समितियाँ हैं और लॉर्ड सभा में केवल 1 स्थायी समिति है। इन समितियों के नाम कै, ख, घ है तथा एक स्कॉटलैंड मामलों की समिति है। द्वितीय वाचन के पश्चात साधारण विधेयक किसी न किसी स्थायी समिति के पास स्पीकर द्वारा निश्चित परंपरा के अनुसार भेज दिया जाता है। स्कॉटलैंड से संबंधित मामलों के विधेयक स्कॉटलैंड समिति के पास भेज दिए जाते हैं। प्रत्येक समिति में 30 से लेकर 50 तक सदस्य होते हैं। उनमें एक इस सीमा में इनका वो बनाया जाता है जैसे जैसे दल का जो इसमें बहुमत होता है। इसमें 15 से 20 विशेषज्ञ होते हैं जो कानून के बारे में जानते हैं। स्थायी समिति के सदस्य एक चयन समिति के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक समिति के सदस्य उसी अनुपात में लिए जाते हैं जो अनुपात विभिन्न दलों का कॉमन सभा में होता है। स्थायी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है। स्थायी समितियों के समक्ष जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो समिति उस विधेयक को रद्द नहीं कर सकती, वह उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। विधेयक पर विचार करने के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट उस समिति रिपोर्ट सहित सदन के सम्मुख उसको रखती है। समिति द्वारा विधेयकों के लिए किए गए संशोधनों को कॉमन सभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, परंतु कॉमन सभा समिति की सिफारिशों को मान लेती है। तीसरी है प्रवर समिति। प्रवर समितियां उन विधेयकों पर विचार करने के लिए बनाई जाती हैं जिनके सिद्धांत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन वाले होते हैं। जो विधेयक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि बिल्कुल नए विधेयक होते हैं। विधेयकों के द्वितीय वाचन के बाद सदन का कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए। इस समिति के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होती है। इसमें दलीय आधार पर व्यक्ति नहीं लिए जाते हैं। ये समिति विधेयक की पूरी छानबीन करती है, संबंधित व्यक्ति की गवाहियाँ भी ले सकती है। इसके बाद ये समितियाँ अपना प्रतिवेदन तैयार करके सदन में पेश करती हैं। इनकी सिफारिश मानना या न मानना सदन की इच्छा पर है। अपना कार्य पूरा करने के बाद ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। ये समितियां 2 प्रकार की, तदर्थ प्रवर समिति और सत्रांतक विशिष्ट समितियां। चौथा आता है सत्रीय प्रवर समितियां। सत्रीय प्रवर समितियां सदन द्वारा प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में नियुक्त की जाती हैं। वे सत्र के अंत तक चलती हैं। इस प्रकार की समितियों के नाम है जैसे चयन समिति है, स्थायी आदेश समिति है, लोक लेखा समिति है, विशेषाधिकार समिति है, प्राक्कलन समिति है, प्रदत्त व्यवस्थापन समिति है। ये सारे अधिवेशन के लिए प्राय लगभग 10 समितियां नियुक्त की जाती हैं। कई बार किसी विशेष विषय की जांच पड़ताल करने और किसी कठिन प्रश्न का हल करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति भी नियुक्त कर दी जाती है। और 5वीं समिति है निजी विधेयक समिति, कि गैर सरकारी विधेयकों पर विचार करने के लिए ये बनाई जाती है। ये समितियां अस्थायी होती हैं। लोक सदन द्वारा निर्मित ऐसी समितियों के 4 व लॉर्ड सभा द्वारा निर्मित ऐसी समितियों में 5 सदस्य होते हैं। कि लोक सदन के तो 4 सदस्य होंगे, लॉर्ड सभा के 5 सदस्य। इन समितियों की शक्ति बड़ी व्यापक और महत्वपूर्ण होती है। ये विधेयकों के रूप पर विचार करती हैं, उन्हें उन्नति नहीं बनाती, बल्कि उनमें अंतर्निहित सिद्धांतों पर भी विचार करके उनकी उपयुक्तता और उनकी अनुपयुक्तता पर भी वो फेरबदल कर सकती हैं। ये न्यायिक समितियां की तरह कार्य करती हैं। ये समितियां विधेयक में प्रस्तावित जो व्यवस्थाओं को लाभों के बारे में होने वाले लाभों के बारे में उन लोगों को भी गवाही के लिए बुला सकती हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। उनसे होने वाली हानि की संभावनाओं को भी ये ध्यान में रखती हैं। ये लोग स्वयं या अपने वकीलों द्वारा अपने अपने पक्ष में समितियों के समक्ष रखते हैं। सब सुनने के बाद समिति ये निर्णय लेती है कि किसी विधेयक पर निर्णय होना चाहिए या नहीं। समितियों का निर्णय अंतिम होता है तथा लोक सदन इन समितियों के प्रतिवेदन के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। अब बात आती है ज्वाइंट कमेटी।
संयुक्त समिति, कभी कभी दोनों सदनों को मिलाकर एक संयुक्त समिति की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त समितियां थोड़े समय के लिए ही उसमें कार्य करती हैं। ये अपवाद के रूप में ही नियुक्त की जाती हैं, ये कोई पर वो नहीं है, कभी कभी की जाती है। ये समितियां उन विषयों पर विचार करती हैं जिसके संबंध में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों में पर्याप्त यानी कि मतभेद हों तो पाए जाते हों, तो उस समय ये नियुक्त की जाती हैं। संयुक्त समितियों में कुछ उदाहरण यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे 1931 में पूर्वी अफ्रीका के संबंध में एक समिति बनाई गई थी। 1933 में भारत में संवैधानिक सुधार के संबंध में बनाई गई थी, जिसने 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। और 1935-36 में यह निर्णय लेने के लिए कि गैस के मापदंड की इकाई थर्म्स हो या घन फुट हो, इसके लिए ये समिति बनाई गई थी। तो हमने ये 6 समितियों के बारे में चर्चा की। अब बात आती है कि तुलनात्मक अध्ययन हम पहले भी करते आ रहे हैं, तो अमेरिका और ब्रिटेन की समिति पद्धति में क्या तुलनाएं हैं। तो इंग्लैंड की संसद के समान ही अमेरिका की कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार की समितियां कार्य करती हैं। दोनों देशों की समिति व्यवस्थाओं में पर्याप्त भिन्नता भी है और कुछ समानता भी है। उत्पत्ति की दृष्टि से वे उनके संगठन की दृष्टि से देखें तो अमेरिका की व्यवस्था पर अमेरिका का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिका में भी समिति प्रणाली की उत्पत्ति का कारण व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि है। वह कांग्रेस के पास उसके लिए पर्याप्त समय नहीं होना है, जैसा हमने इंग्लैंड के बारे में बताया था। अमेरिकी समिति तथा ब्रिटेन की समिति व्यवस्था से ही प्रेरित होकर कार्य करती है। दोनों देशों में स्थायी समितियां हैं, विशेष समितियां हैं, संपूर्ण सदन की समितियां हैं, परंतु दोनों देशों में समिति व्यवस्था की इन समानताओं के बावजूद भी बहुत सारी असमानताएं हैं। जैसे शक्ति के संबंध में उनकी पावर कितनी है कि अमेरिका में ब्रिटेन की अपेक्षा समितियां अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमेरिका में समितियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे प्राप्त होने वाले सभी विधेयकों पर रिपोर्ट दें। समितियां स्वयं ही विधेयकों को अपनी बैठक में समाप्त कर सकती हैं। ब्रिटेन में समितियों को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। उन्हें प्रत्येक विधेयक के बारे में अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है, चाहे वे उसके पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा है समिति स्तर। अमेरिका में सदन में प्रथम वाचन के पश्चात विधेयक को समितियों के पास भेज दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के बाद समितियों के पास किसी विधेयक को भेजा जाता है। स्थायी समितियां, इंग्लैंड में केवल 5 स्थायी समितियां, जबकि अमेरिका में 20 स्थायी समितियां हैं। इंग्लैंड में जहां सभी स्थायी समितियों या महत्व की हैं और वे सदा क्रियाशील रहती हैं, अमेरिका में कुछ समितियां महत्वपूर्ण और क्रियाशील रहती हैं, कुछ समितियां कम महत्व की होती हैं और वो इसलिए कम क्रियाशील रहती हैं। अमेरिका में समितियों का गठन विषयवार होता है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में स्थायी समितियों का अध्यक्ष आवश्यक रूप से बहुमत दल का व्यक्ति होता है, जबकि इंग्लैंड में ये आवश्यक रूप से ऐसा नहीं होता है। इंग्लैंड में समितियों के अध्यक्ष लोक सदन के अध्यक्ष की भांति निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, जबकि अमेरिका में जो समिति का अध्यक्ष होता है वो दल के आधार पर कार्य करता है। ये डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस है विशिष्ट समितियां। दोनों देशों में समितियों में विशेषज्ञ काम करते हैं। दोनों ही देशों में समितियां विशेष अवसरों पर विशेष विधेयकों पर चर्चा के लिए बनाई जाती हैं और दोनों ही देशों में अपना कार्य समाप्त करने से समितियां समाप्त हो जाती हैं। परंतु अमेरिका की तुलना में इंग्लैंड में विशिष्ट समितियों का प्रयोग अधिक होता है। इंग्लैंड में विशिष्ट समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, तदर्थ विशिष्ट समिति और सत्रीय विशिष्ट समिति। अमेरिका में इन समितियों के 2 प्रकार नहीं हैं। 5वां अंतर जो है समितियों का गठन। इंग्लैंड में समितियों का गठन दलों के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई चयन समिति द्वारा होता है, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन के दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा ही दी गई सूचियों के आधार पर इनका चुनाव होता है, जो कि औपचारिकता मात्र है। छठा है वरिष्ठता का गठन। अंतर है, दोनों देशों में समितियों के सदस्य उसी अनुपात में लिए जाते हैं जिस अनुपात में सदन में सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल के सदस्य होते हैं, किंतु अमेरिका में वरिष्ठता के नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है, उतना इंग्लैंड में नहीं किया जाता। इंग्लैंड में यदि कोई कनिष्ठ सदस्य योग्यता रखता है तो वह भी समिति का अध्यक्ष बन सकता है।
संपूर्ण सदन की समिति अमेरिका और इंग्लैंड में दोनों ही में यह समिति वित्त विधेयक पर विचार करती है। अमेरिका में यह समिति अन्य साधारण विधेयकों पर भी चर्चा करती है। इंग्लैंड में विधेयकों का दूसरा वाचन नियमित सदन में होता है, जबकि अमेरिका में द्वितीय वाचन संपूर्ण सदन की समिति में होता है। 8वां अंतर है प्राइवेट विधेयकों पर विचार समिति। इंग्लैंड में सरकारी और गैर सरकारी विधेयकों में अंतर किया जाता है। वहाँ गैर सरकारी विधेयकों की सुनवाई के लिए अलग से समिति होती है। अमेरिका में प्राइवेट यानी निजी विधेयकों पर विचार के लिए अलग से समिति नहीं होती है। 9वां अंतर है नियम समिति। अमेरिका में दोनों सदनों के नियम निर्धारण और उनके परिवर्तन के लिए अलग अलग समितियाँ यानी कि नियम समिति होती हैं। इंग्लैंड में इस प्रकार की कोई समिति नहीं होती है। सदन की कार्यवाही परंपराओं पर आधारित है। समितियों के अध्यक्ष अमेरिका में समितियों के अध्यक्ष काफ़ी पावरफुल होते हैं, जबकि इंग्लैंड में ये इतनी शक्तिशाली नहीं होते हैं। 10वां अंतर है समितियों के 11वां अंतर है गवाहियाँ। इंग्लैंड में समितियों के सामने गवाही देने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर शासक दल का नेता तथा विरोधी दल का नेता समिति की समस्त सूचना दे देता है, परंतु अमेरिका में समितियों के सामने गवाही देने की व्यवस्था है। हम अंत में ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संसदीय शासन समिति शासन है, तो अमेरिका में अध्यक्षीय ढांचे में समितियां छोटे विधानमंडल के रूप में कार्य करती हैं। रीड ने इसके बारे में लिखा है कि सदन की आँख, कान, हाथ और यानी कि मस्तिष्क है ये समितियां हैं। तो फाइनल लिखते हैं कि ब्रिटिश समितियों को केवल संशोधन करने वाली गौण निकाय माना जा सकता है। तो ये हमने इंग्लैंड और अमेरिका की समिति व्यवस्था की चर्चा की। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम ब्रिटेन में कानून कैसे निर्मित होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया। धन्यवाद।